नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉकूल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट का कुछ कॉमन सा सवाल था और उसी को लेकर आज का मैं ये सेशन आपके लिए लेकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस सेशन के बाद एपीओ का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एपीओ प्रीलिम्स, बिहार एपीओ, उसको लेकर आपके जितने भी डाउट्स हैं, वो नहीं रहेंगे अब, ठीक है? डाउट रहना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले जो यह न्यूज़ कवर किया गया है, उसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना? फिर आगे हम लोग चीज़ों को समझते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन पदाधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी शेयर किया था, है ना? ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, परीक्षा कार्यक्रम, यूपीएससी के द्वारा इसको जारी किया गया, ठीक है? 2 जुलाई को। तो इसको भी हम लोग समझेंगे, उससे पहले यह देख लीजिए मीडिया के हवाले से जो एग्ज़ाम से पहले जो मीडिया के माध्यम से भी जो एग्ज़ाम का शेड्यूल होता है ना? उसके बाद क्या सावधानी बरतनी है आपको? जनरल जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं एग्ज़ाम से पहले एस्पिरेंट को यह सूचना मिल जाए, इसको लेकर क्या होता है कि मीडिया के माध्यम से भी प्रेस रिलीज़ किया जाता है, ठीक है? तो उसे हम लोग देखते हैं। परीक्षा 15 जुलाई को 2 पालियों में होगी, ठीक है? 2 पालियों में होगी। आयोग के अनुसार परीक्षा के लिए 81 यानी कुल कितने 81 सेंटर्स हैं, केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के केंद्र पटना, ठीक है? पटना में है, भोजपुर में है, पटना, भोजपुर, मुज़फ्फरपुर, भागलपुर, उसके बाद नालंदा। कुल कितने शहर जिले हो गए आपके? 1, 2, 3, 4, 5 बनाए गए। परीक्षा 300 पदों के लिए होगी, ठीक है? नंबर ऑफ पोस्ट आपको पता ही है, टोटल 300 है। इसके लिए 42,000 पहली बात 15 जुलाई का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, नंबर 1। कुल 81 सेंटर्स हैं। कहाँ-कहाँ होगा? पटना में होगा, भोजपुर में होगा, मुज़फ्फरपुर में होगा, भागलपुर में होगा, नालंदा में होगा, ठीक है? आप लोग में से बहुत सारे एस्पिरेंट का एक और सवाल यह था कि सर कितने बच्चों ने कुल भरा होगा, है ना? कितने कैंडिडेट्स ने भरा होगा? देखिए, जो आपका सिविल जज का एग्ज़ाम है, चाहे वो बिहार का हो या किसी भी स्टेट का हो, अभी वो एग्ज़ाम हो नहीं रहा है। इसका कारण बड़ा ही स्पष्ट है कि 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को लेकर क्या है, मामला अभी कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट में है, हियरिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में है। कहाँ है? यह जो आपका 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल है ना? क्या है वो आपको पता है और ये किस चीज़ के लिए है? तो जो आपका सिविल जज की जो वैकेंसी है उसको लेकर है कि भाई अब 3 साल की वकालत होगी, अब वकील साहब ही जो हैं, वही सिविल जज जूनियर डिवीज़न के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? सिविल जज ये आपका जूनियर डिवीज़न है, ठीक है? जूनियर डिवीज़न में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आप बनते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। इस वजह से क्या है कि ऐसे बच्चे जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न की तैयारी कर रहे थे, वह भी अब इस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट लेंगे, है ना? क्योंकि इससे क्या होगा कि एज़ एन एपीओ भी जब वह काम करेंगे तो उनका 3 साल वहाँ पर पूरा हो जाएगा, तो एलिजिबल हो जाएँगे। 3 साल नहीं तो फिर उसके बाद 7 साल आपका पूरा हो जाता है, तो डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल का एग्ज़ाम समझ रहे हैं ना? डिस्ट्रिक्ट जज के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो बहुत शानदार ये वैकेंसी है, अपॉर्च्युनिटी बहुत शानदार है। और अब बच्चे भी समझ रहे हैं क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे भी थे वो कहते हैं नहीं-नहीं एपीओ का एग्ज़ाम हम नहीं देंगे। हमें तो देना है सिविल जज जूनियर डिवीज़न का। भाई साहब बहुत शानदार वैकेंसी है। आपको मैं बता दूँ, वो इमैच्योरिटी होता है, जो बच्चे ऐसा सोचते हैं ना, वो इमैच्योरिटी आपकी कहीं न कहीं दर्शा रही है। आज आपको समझ में आ रहा होगा। इमैच्योरिटी ही है, तब ना सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट को लगा तब ना ये 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल भी आया।
बातें ही बचकानी होती थी आपकी। खैर, अभी उधर अपने को नहीं जाना है, चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ए, बी, सी, डी और ई। अमूमन क्या होता था, अभी से पहले सिर्फ़ आपके पास जैसे प्रीलिम्स में एमसीक्यू होता था, क्वेश्चन होता था, 4 ऑप्शंस होते थे ए, बी, सी, डी। इस बार एक और ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ई है ये, ऑप्शन ई है यहाँ, ठीक है ना? ये ई ऑप्शन भी आपको मिलेगा यहाँ। ई ऑप्शन का काम क्या है, वो बताता हूँ मैं आपको। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं देना है, मान लीजिए कोई सवाल पूछा गया है, 4 ऑप्शंस हैं ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी में से अगर आपको लगता है कि आपको जवाब नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को सीधे छोड़ के अगले क्वेश्चन पर नहीं आपको जाना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख रहे हैं, आपको उसका जवाब समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको स्किप करके क्वेश्चन नंबर 6 पर ऐसे ही नहीं चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ही जो ऑप्शन ई दिया हुआ है, ठीक है? ऑप्शन जो आपका ई है, उसको आपको अटेम्प्ट लेना है, ठीक है? ऑप्शन ई को आप अटेम्प्ट लीजिएगा। ऑप्शन ई का मतलब क्या होता है, उसे समझ लीजिए और ऑप्शन ई को अगर आप अटेम्प्ट नहीं लेते हैं, उसको आप ऑप्ट नहीं करते हैं, तो उसका आपको नुकसान क्या होगा, वह भी समझिए। उसका नुकसान क्या होगा? आखिर इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है तो उसको फॉलो तो करना है, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, मैंडेटरी है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, तो विकल्प ई, ई का मतलब क्या हुआ? प्रयास नहीं, यानी आपने इस क्वेश्चन को लेकर क्या किया? नॉट अटेम्प्टेड का मतलब यह होगा। अटेम्प्ट अगर नहीं लेना है, तो उसके लिए ऑप्शन ई को आपको क्या करना है? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन तो होगा। इन चारों में से अगर आपको लगता है कि कोई जवाब सही है, तब तो कोई बात नहीं, उसके आगे आप ओएमआर शीट में क्या कीजिएगा? जो सर्किल है, उसको फिल कर दीजिएगा। पेन आपको पता है, बॉल पेन ले जाना है, या तो ब्लू या ब्लैक। ब्लू ले जा रहे हैं तो 4 बॉल पेन ब्लू ले जाइए, अगर ब्लैक ले जा रहे हैं तो कम से कम 4 ब्लैक बॉल पेन ले जाइए, जेल पेन नहीं ले जाइएगा, है ना? तो ए, बी, सी, डी अभी तक यही होता था। अगर नहीं समझ में आता था तो क्या होता था, क्वेश्चन नंबर 5 है मान लीजिए, तो आप आगे बढ़ जाते थे, छोड़ देते थे इसको ऐसे ही, फिल नहीं करते थे सर्किल को क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले अगर आपको इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है? इसका जवाब अगर आपको नहीं देना है, ठीक है? इसका जवाब अगर आपको नहीं देना है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो जो ऑप्शन ई दिया हुआ है, इसी सीक्वेंस में ऑप्शन जो ई दिया हुआ है, इसके आगे जो सर्कल बना हुआ है, ठीक है? उस सर्कल को आपको फिल कर देना है ऐसे। पूरा फिल कर देना है अपने ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से, ठीक है? उसको फिल कर देना है ना? और उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन नंबर 5 का अटेम्प्ट नहीं लिया। देन आफ्टर फिर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ऑप्शन ई का अटेम्प्ट अगर आप नहीं लेते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ और बहुत इत्मीनान से बता रहा हूँ, पूरा समय लेकर बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट सेशन में भी मैंने इस पर डिस्कस किया था, लेकिन बच्चों का कमेंट सेक्शन में सवाल आया था कि सर नेगेटिव मार्किंग कैसे होगा, कैसे करना होगा, ऑप्शन ही क्यों दे दिया? अब ये सब बात करने का वक़्त नहीं, इसलिए मैं लास्ट इस पर बना रहा हूँ, है ना? ये सब फालतू का चीज़ है, लेकिन फिर भी किसी प्रश्न का विकल्प आपको चयनित नहीं करना है, ठीक है ना? तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन ई को आपको ज़रूर चयन करना है, ठीक है? यानी कि नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं देना है तो विकल्प ई, जिसका मतलब हुआ प्रयास नहीं, का चयन करना होगा, ठीक है? किसी प्रश्न में कोई भी विकल्प चयनित नहीं करने पर, अगर आपने कोई भी ऑप्शन को आपने यहाँ पर चूज़ नहीं किया उसको, ठीक है? उसके आगे सर्किल को आपने कवर नहीं किया, ठीक है ना? तब क्या होगा? तब उसका मतलब यह माना जाएगा कि किसी प्रश्न में कोई भी विकल्प चयनित नहीं करने पर प्रत्येक ऐसे प्रश्न के लिए 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा सर आपका। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट नहीं लिया, ठीक है? इस क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपने अटेम्प्ट नहीं लिया, इसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ नहीं किया यहाँ पर, ऐसे ही खाली छोड़ दिया, तो आपका 1/3 थर्ड क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। समझ गए? इस बात को याद रखिएगा कि किसी प्रश्न में कोई भी विकल्प चयनित नहीं करने पर प्रत्येक ऐसे प्रश्न के लिए 1/3
अंक का ऋणात्मक नेगेटिव अंक कटौती की जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा संबंधित अधिकारी जानकारी आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अभी आयोग की वेबसाइट पर भी जो अधिकृत है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, वह अभी दिखा भी दूंगा। हालांकि उस पर मैंने अलग से सेशन आपके लिए पहले ही यानी 2 तारीख को मैंने ले रखा है, जिस दिन शाम को वह नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी करने वालों को आगामी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसलिए भाई कोई झोल नहीं कीजिएगा, है ना? इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। फिर अभ्यर्थियों को किसी तरह की अफवाहों से दूर रहने को कहा गया है। एडमिट कार्ड परीक्षा के 4 दिन पहले एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी जान लीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि सर एडमिट कार्ड को लेकर कोई जानकारी अपने पास है या नहीं है? तो देखिए, जानकारी सिर्फ आयोग के पास रहता है, ठीक है ना? और आप न्यूज़पेपर निश्चित तौर पे है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर आप देखते ही होंगे, पढ़ते ही होंगे सारी चीज़ें। तो इस माध्यम से आपको जानकारी मिलती है। तो जो एडमिट कार्ड को लेकर जानकारी है, वह है आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन होगा, वही डाउनलोड करना है आपको। एडमिट कार्ड क्या होगा? एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 4 दिन पहले, यानी 4 डेज़ 4 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की तारीख से बिफोर द एग्ज़ाम डेट, ठीक है? एग्ज़ाम डेट के 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। वेबसाइट पर जाइएगा, जो भी आपका पासवर्ड होगा, यूज़र नेम पासवर्ड डाल के उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी पे सारा आपका इन्फॉर्मेशन होगा, आपका सेंटर नंबर वगैरह कहाँ पर होगा, सारी चीज़ें एक बार चेक कर लीजिएगा, प्रॉपर आपका सिग्नेचर वगैरह है या नहीं है, ठीक है? आपका फ़ोटो स्पष्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको लेकर भी दिक्कत हो जाता है बच्चों को, तो उसको लेकर भी कोई इंस्ट्रक्शन आएगा, तो वह भी मैं शेयर कर दूँगा। कोई भी इंस्ट्रक्शन यूपीएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ही आएगा आपको। नंबर भी दिया रहता है, उस पर भी आप कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बात कर सकते हैं। लेकिन अब बीपीएससी के द्वारा बहुत स्मार्टली काम होता है, प्रॉपर तरीके से होता है। आपको अगर कोई इस तरह का कुछ दिक्कत होगा तो उसको लेकर आपको जो भी प्रेस रिलीज़ है या ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, वह जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देख लीजिए, ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन था, ठीक है ना? परीक्षा कार्यक्रम को लेकर वही बात है कि विज्ञापन संख्या 13/2026 अभियोजन पदाधिकारी के लिए प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 15/7/2026 बुधवार, दिन बुधवार है, वो 2 पालियों में नामांकित कार्यक्रम अनुसार पटना, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं नालंदा अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। समय है भाई साहब, टाइम ध्यान रखिएगा, 10 बजे से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। 9 बजे तक एनी हाउ पहुँच जाना है। साढ़े 8 9 बजे तक पहुँच जाइएगा। पहला पेपर जीके जीएस का है आपका, ठीक है? जीके जीएस पे जी तोड़ जितना रिवाइज़ कर सकते हैं अच्छे से एकदम चाट जाइए एनी हाउ कैसे भी उसको, ठीक है ना? 10 से 12 के का टाइम दिया हुआ है आपका, ठीक है? तो फर्स्ट सेशन में आपका, ठीक है? फर्स्ट सेशन यानी प्रथम पाली में आपका होगा जीके जीएस होगा पहला पेपर। उसके बाद 12 बजे तक पेपर खत्म हो जाएगा, 10 से 12, उसके बाद 2:30 बजे से होगा, यानी बीच में ब्रेक दिया जाएगा, ठीक है? लंच वगैरह अपना कर सकते हैं। फिर 2:30 से 4:30 बजे, ठीक है? 2:30 से 4:30 बजे आपका लॉ का पेपर होगा, ठीक है ना? लॉ का पेपर होगा, वही सारी बातें लिखी हुई कि प्रत्येक प्रश्न के लिए देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी वही बात लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ए, बी, सी, डी एवं ई उपलब्ध कराए जाएँगे, जिसमें विकल्प ई ऑप्शन ई को एकदम ध्यान में रखिएगा सर, ऑप्शन ई स्टैंड्स फॉर, तो मतलब हो गया कि यहाँ पर आप, इसका मतलब होगा कि नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, आपको बताना होगा। इसलिए ई का मतलब क्या हुआ? नॉट अटेम्प्टेड। ए बी सी डी तो ऑप्शंस दिए रहेंगे। यह एक सवाल है और इन 4 ऑप्शंस में से कौन-सा सही जवाब है, ठीक है? उसको आप फिल कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप अटेम्प्ट नहीं लेते हैं। तो अटेम्प्ट नहीं लेते हैं तो उसके लिए ऑप्शन ई को आपको फिल करना होगा। अगर आप इसको फिल नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो यही है आपका नेगेटिव मार्किंग। 1/3 आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। यही है खतरे का निशान, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना? तो बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर इस बार नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, देखिए डायरेक्टली नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शन ई को अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, तब आपका नेगेटिव मार्किंग पर होगा। वही बात यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ए, बी, सी, डी एवं ई उपलब्ध कराए जाएँगे, जिसमें विकल्प ई का अभिप्राय प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्टेड। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है
नॉट अटेम्प्टेड, इसलिए मैंने यहाँ पर इस बात को आपके लिए लिख दिया है। नॉट अटेम्प्टेड इसका मतलब हुआ, ऑप्शन का मतलब हुआ नॉट अटेम्प्टेड। यदि कोई अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से विकल्प ई का चयन करना होगा। अनिवार्य मतलब मैंडेटरी, आपको करना ही करना होगा, नहीं तो क्या होगा? यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न के लिए जितने भी क्वेश्चन में आप ऑप्शन ई अगर आप ऑप्ट नहीं करते हैं, जवाब जब नहीं देना है तब जवाब देना है, तब तो कोई बात ही नहीं है। तब तो ए बी सी डी में से जो भी सही जवाब हो या जो आपको लगता हो उसके आगे आप सर्कल को फिल कीजिएगा। लेकिन जवाब जब नहीं देना है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? यदि किसी ऐसे यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर क्या होगा, 1/3 अंक की नकारात्मक, ठीक है, नेगेटिव कटौती की जाएगी। वही नेगेटिव मार्किंग, तब आपका नेगेटिव मार्किंग। अब बात समझ में आ गई? तो सारी चीज़ें अब मेरे हिसाब से अब क्लियर है कि कुल कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, 42,000 के करीब हैं। 42,000 लिखा है, 42,000 से अधिक है ना? यानी 42,000 तो हैं, उससे अधिक, इतना तो मिनिमम है कि 42,000 लोगों ने भरा है ना? थोड़ा-सा संख्या इससे ऊपर हो सकता है। नीचे का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है कि इसके लिए 42,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, तो इतना तो मान के चलिए 42,000। एग्ज़ैक्ट पता चल जाएगा बाद में कितने लोग बैठे थे, है ना? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जितने लोगों ने फ़िल किया है वो सभी पहुँच ही जाएँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बच्चे आएँगे, संख्या इस बार रहने वाली है, कोई छोड़ेगा नहीं। कोई एग्ज़ाम वगैरह भी इधर है नहीं, कोई टकरा नहीं रहा है और सीबीआई वगैरह का जो एग्ज़ाम है आपका दिल्ली एपीपी का, अभी उसमें समय है, टाइम है। तो इसीलिए और जुडिशरी का एग्ज़ाम कहीं हो नहीं रहा है, तो मौका यही अच्छा है। और जो बच्चे, अब देखिए आपके एनएलयू के बच्चे भी रहेंगे, है ना? तो कॉम्पिटिशन इस बार तगड़ा होने वाला है। और मैं अब अभी भी बता दूँ, जिन बच्चों का जीके जीएस अच्छा होगा, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। इसको लिख के ले लिया, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और जो जानकारी उपलब्ध है ना? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो रिदम में हैं, सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उन सभी से डिस्कशन के बाद चीज़ें जो समझ में आई हैं, क्योंकि देखिए एस्पिरेंट भी बहुत कुछ बताते हैं। ऐसा नहीं है कि एस्पिरेंट बैठा होता है, आज के बच्चे बहुत स्मार्ट स्मार्ट हैं, है ना? तो पूरी रणनीति, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम इज़ जस्ट लाइक अ वॉर, समझ गए ना? तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बिना चाहे वो आपका कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई वॉर हो, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो हालाँकि मैं समय-समय पर चीज़ें आपको समझाता रहता हूँ। बस अब कुछ करना नहीं है विशेष, जो आपने पढ़ रखा है, वो रिवाइज़ कीजिए। और वकील साहब लोग जिन्होंने फॉर्म फिल अप किया है, आप लोगों से विनम्र आग्रह होगा कि अभी आप कोर्ट नहीं जाइए, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, किसी सीनियर के अंडर में हो, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, सर मेरा एग्ज़ाम है और मैं चाहता हूँ कुछ दिन कोर्ट नहीं आऊँ और एग्ज़ाम के बाद फिर मैं एज़ यूजुअल कोर्ट आऊँगा। ठीक है? और आपके कलीग्स भी हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास अपना ब्रीफ़ भी है, तो इतना तो होता ही है कि आपके फ्रेंड या आपके सीनियर भी हैं, वो आपको कोऑपरेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का मैं सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और जल्द मिलते हैं नए सेशन में, जिसमें कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग ज्योग्राफ़ी का पार्ट कवर करते हैं, ठीक है ना? ज्योग्राफ़ी से भी आपका अच्छा खासा ज्योग्राफ़ी कर लेते हैं, उसके बाद देखता हूँ मैं हिस्ट्री वगैरह, फिर धीरे-धीरे जीके का जो भी करंट अफ़ेयर वगैरह है, इंडियन पॉलिटी है, सबको थोड़ा-थोड़ा 50-50 क्वेश्चन्स मैं कवर करूँगा। पूरा एक पेपर तो मैंने आपके लिए कवर किया ही था, जैसा कि आपका जुडिशरी के एग्ज़ाम में पूछा था। सेम पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए मैंने आपका लास्ट सेशन लिया, उसको आप देख सकते हैं। अगर नहीं आपने देखा है तो 1 मिनट में आपको बता, जस्ट ए मिनट, मैं आपको बताता हूँ, क्यों उसको भी छोड़ा जाए। ये देख लीजिए आप, आपका सारा यहाँ पे रखा है। ये आप जाइए, बिहार एपीओ 2026, ठीक है?
ये हो गया आपका जीके जीएस का, इसमें इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर है, पूरा मैंने आपके लिए कवर कर रखा है। उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर जो सारी चीज़ें थी वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, एग्जाम डेट, एग्जाम सेंटर, निगेटिव मार्किंग, सब कुछ मैंने बता रखा है। आज के सेशन में भी मैंने कवर कर दिया क्योंकि बहुत लोग बच्चों का डाउट था। खैर, उसके बाद फिर बिहार एपीओ जीके पैटर्न है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री है, आपका बायोलॉजी है, बिहार जीके है, इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन, मिसलेनियस जीके, ये सारी चीज़ें हैं। देन आफ्टर सीपीसी का भी मैंने आपके लिए सेशन ले रखा है। सीपीसी इस बार ऐड हुआ है बिहार एपीओ में, इससे पहले सीपीसी नहीं पूछा जाता था। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, है ना? सेक्शन एंड ऑर्डर बेस्ड आपके एमसीक्यूज हैं। उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी को लेकर मैंने आपके तैयार कर रखा है। फिर बीएनएस का आप देख लीजिए, बीएनएस को भी, मतलब कोई आपका सब्जेक्ट छूटा नहीं है ना? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर इंडियन पॉलिटी का है आपका 30 एमसीक्यूज़, जो मुझे लगा कि नहीं इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, कई बार पूछा जाता है, तो सब कुछ यहाँ पर आपके लिए। करंट अफेयर का आपके लिए मैंने कवर कर रखा है। करंट अफेयर 2024 पूरा पढ़ लीजिएगा। 2025 का पहले का शुरू का 6 महीना पढ़िएगा, उसमें से ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सारी चीज़ें हैं। फिर इस पे सेशन लेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पे भी लिया जाएगा, वैदिक पर भी लिया जाएगा, है ना? पूरा सेशन चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह हो गया, उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया, सब कुछ कवर करेंगे। आज मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए ज्योग्राफी का, इंडियन जो आपका ज्योग्राफी का पार्ट है ना? रिवर्स वगैरह हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सारी चीज़ें, नेशनल पार्क हो गया, इन सबको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।